बिहार के विधानसभा के चुनाव में महागठबंधन के मुद्दे अब पूरी तरीके से साफ हो चुके हैं। महागठबंधन अब नीतीश कुमार की सरकार के राज में अपराध और भ्रष्टाचार से मुक्ति दिलवाने का वादा करेगा। वोटर को आकर्षित करने के लिए महागठबंधन के लोक लुभावन वादे भी किए जाएंगे। गहन मतदाता पुनरीक्षण यानी कि एसआईआर की गड़बड़ियां गिनाने या फिर बताने के लिए राहुल गांधी 17 अगस्त से बिहार में ही प्रवास करेंगे, यानी कि लोगों को इस बाबत जानकारी देने का काम करेंगे। इसके जरिए वो महागठबंधन के पक्ष में चुनावी माहौल बनाने की कोशिश करेंगे। प्रवास के दौरान वो बिहार के ज्यादातर जिलों में पदयात्रा करेंगे। उनकी पदयात्रा सासाराम बिहार से सीमांचल तक के 50 महत्वपूर्ण विधानसभा क्षेत्रों से गुजरेगी। महागठबंधन की दोस्तों एकजुटता दिखाने के लिए आरजेडी नेता तेजस्वी यादव, सीपीआई के जो नेता हैं दीपांकर भट्टाचार्य समेत महागठबंधन के अन्य नेता भी राहुल गांधी की पदयात्रा में शामिल होंगे। लेकिन इन सब के बावजूद आरजेडी और महागठबंधन के बीच में जो पेच सब फंसा हुआ है वो कितना ढीला होता है, इसके बारे में इस रिपोर्ट से हम दरअसल समझने की कोशिश करेंगे, इसका विश्लेषण करेंगे। लेकिन उससे पहले आपसे आग्रह है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर करें। महागठबंधन के नेताओं की लगातार बैठक पिछले 2-3 महीनों से चल रही है। अभी तक इस बात पर सहमति नहीं बन पाई है दोस्तों कि महागठबंधन का सीएम आखिरकार होगा कौन। हालांकि लालू यादव लगातार ये बात करते रहे कि तेजस्वी यादव को किसी भी कीमत पर इस बार सीएम बनाना है। तेजस्वी भी अपने आप को भावी मुख्यमंत्री घोषित करते रहे हैं, पर कांग्रेस पार्टी ने इस बारे में यह कहकर के पेच फंसा दिया है कि सीएम फेस पर चुनाव से पहले घोषणा होगी या फिर चुनाव के बाद में यह निर्णय होगा। इस बारे में बैठक करके तय किया जाएगा, पर किस बैठक में और वो बैठक कब होगी किसी को पता भी नहीं है। यानी कि इंडी गठबंधन में जो पेच फंसा है वो असल पेच ये है कि मुख्यमंत्री कौन होगा। कभी कांग्रेस के प्रदेश स्तर के बड़े नेताओं के साथ में तो कभी शीर्ष नेतृत्व के साथ में तेजस्वी यादव की मुलाकातें बैठकें होती रही हैं, लेकिन अभी तक इस मुद्दे पर सहमति नहीं बनी कि तेजस्वी यादव भी साल 2020 की तरह इस बार भी महागठबंधन के सीएम फेस होंगे। हालांकि महागठबंधन की बैठकों के लिए कांग्रेस पार्टी ने तेजस्वी यादव को संयोजक की भूमिका सौंप दी है। कांग्रेस ने दूसरा पेच सीटों के बंटवारे को लेकर भी फंसा दिया है दोस्तों। कांग्रेस पार्टी का कहना है कि उसकी तैयारी तो सभी सीटों पर है, लेकिन वो महागठबंधन कम से कम पिछली बार की तरह 70 सीटें चाहती हैं, वो भी मनपसंद सीटें। यह स्थिति दोस्तों इसलिए पैदा हुई है कि साल 2020 में कांग्रेस पार्टी ने 70 पर लड़ रहे सिर्फ 19 सीटों में सीटें जीती थी। उसका आरोप है कि उसे वैसी सीटें दी गई थी जहां पर महागठबंधन का प्रत्याशी कभी जीता ही नहीं था। कांग्रेस पार्टी का परफॉर्मेंस खराब होने के कारण ही तेजस्वी यादव सीएम बनने से चूक गए। दर्जन भर सीटें और महागठबंधन को अगर मिल जाती तो आज शायद सरकार इंडी गठबंधन की होती बिहार में और मुख्यमंत्री होते तेजस्वी यादव। कांग्रेस दोस्तों भले ही हड़बड़ी में नहीं दिखती है, लेकिन सीटों का जल्द से जल्द बंटवारा सभी चाहते हैं। जल्दी बंटवारा होने से कैंडिडेट्स को अपने क्षेत्र में प्रचार का प्रचुर समय मिल जाता है। क्योंकि इस बार दोस्तों महागठबंधन में 2 नए पार्टनर आ गए हैं, इसलिए उनके लिए सीटों का बंदोबस्त महागठबंधन के लिए एक बड़ी मुश्किल बना हुआ है। यह तभी संभव है जब पहले की 5 पार्टियों को पिछली बार मिली सीटों में कटौती की जाए। घटक दलों को संदेह है कि उनकी सीटें कट सकती हैं, इसलिए सभी संख्या का दबाव बनाए हुए हैं। सच यह भी है कि कोई भी पार्टी अपनी पिछली संख्या घटाने को तैयार नहीं है। सीपीआई जो पॉलिटिकल पार्टी है उसको तो इस बार पिछले मुकाबले अधिक सीटें चाहिए। वीआईपी के मुकेश सहनी 60 सीटों के साथ में डेप्यूटी सीएम पद की रट लगाए हुए हैं। आरएलजेपी है उसके पशुपति कुमार पारस भी इसलिए महागठबंधन में आए हैं कि उन्हें भी कुछ सीटें जरूर मिलेंगी। सीटों की दावेदारी तकरीबन सभी दलों ने कर दी है। कांग्रेस ने भी खुल करके अभी तक कुछ भी नहीं कहा है, लेकिन उसके नेताओं के जिस तरीके से मीडिया में बयान देखने के लिए मिल रहे हैं उससे यही लगता है कि वो पिछली बार की तरह 70 सीटों में 10-15 घटाने को तैयार हो सकती है, लेकिन सीटें उसे मनमाफिक मिलनी चाहिए।
आप लोग समझिए, पिछली बार 70 सीटें दी गई थी, मनमाफिक नहीं दी थी, इसलिए तकरीबन 19 सीटें वो जीत करके आ पाए थे। इस बार कांग्रेस पार्टी ये कह रही कि 70 सीटें हम लेंगे, इस बार जो है मनमाफिक मांग रहे हैं, तो इसलिए अब ये पेच फंसता हुआ दिखाई दे रहा है। वहीं दोस्तों, एसआईआर पर कांग्रेस पार्टी विपक्ष की आवाज को बुलंद कर रही है। राहुल गांधी बिहार में इसी मुद्दे पर पदयात्रा कर रहे हैं। जाहिर है कि तब कांग्रेस पार्टी की अपेक्षाएं और भी बढ़ सकती है। यह भी संभव है कि कांग्रेस पार्टी अपनी सीटें अब कम ही ना करे, पूरी की पूरी 70 सीटें चाहिए, वो भी मनमाफिक। महागठबंधन में सीट शेयरिंग सबसे बड़ी चुनौती होगी। इसके दो कारण हैं। पहला कारण यह कि दो नए पार्टनर, मुकेश की जो है सैनी की वीआईपी और पशुपति कुमार पारस की जो आरएलजेपी पॉलिटिकल पार्टी है, इस बार महागठबंधन के साथ में है। पहले से ही 5 पार्टियां आरजेडी, कांग्रेस, सीपीआई-एमएल, सीपीएम और सीपीआई महागठबंधन में है। साल 2020 के चुनाव में आरजेडी 144 पर लड़ी थी, कांग्रेस पार्टी 70 सीटों पर लड़ी थी, सीपीआई-एमएल ने 19 सीटों पर अपना भाग्य आजमाया था और सीपीएम सीपीआई ने 10 सीटों पर उम्मीदवार अपने उतारे थे। इनमें सबसे बढ़िया रिजल्ट सीपीआई-एमएल का रहा था, जिसने 19 में से 12 सीटों पर जीत दर्ज की थी। सबसे खराब प्रदर्शन दोस्तों कांग्रेस पार्टी का था, जिसने 70 सीटों पर चुनाव लड़ करके सिर्फ 19 सीटों पर ही जीत हासिल की थी। नए पार्टनर को दरअसल एडजस्ट करने में अब आरजेडी के पसीने छूट रहे हैं। पहले आरजेडी की योजना थी कि कांग्रेस पार्टी को 20 से 30 सीटों पर निपटा करके वो नए पार्टनर के लिए सीटों का बंदोबस्त कर लेगा, पर कांग्रेस पार्टी के अड़ जाने के कारण अब आरजेडी ही उसकी हिम्मत नहीं हो रही है कि महागठबंधन में कांग्रेस पार्टी और आरजेडी तो पुराने साथी रहे हैं, अब नए साथियों में वीआईपी के मुकेश सैनी को समझ पाना लोगों को मुश्किल हो रहा है। वो जिस तरीके से 60 सीटों और डेप्यूटी सीएम पद के लिए अड़ गए हैं और उनकी पार्टी सभी 243 सीटों पर तैयारी की बात करने में लगी है, उससे तो यही लगता है कि सैनी के मन में कोई खोट है। उन्हें भी ये पता है कि किसी की सीट काट करके ही उन्हें सीटें मिलने वाली हैं। ऐसे में वो जिद पर अड़ जाना उनकी नीयत पर संदेह का कारण बनता है। पिछला चुनाव दोस्तों सैनी ने एनडीए में रहकर के लड़ा था। भाजपा ने अपने कोटे से उनको 11 सीटें दी थी। उनके 4 विधायक ही जीते थे, जो बाद में भारतीय जनता पार्टी का हिस्सा बन गए थे। एनडीए में रहने के कारण उन्हें एमएलसी और मंत्री बनने का मौका भी मिल गया था। एनडीए में आने से पहले वो तब भी गठबंधन के ही साथ में थे। टिकट बंटवारे से नाखुश होकर के वो एनडीए की ओर भागे थे। मुकेश के बारे में चर्चा है कि उन्होंने एनडीए से फिर अपना संपर्क बढ़ा लिया है। उन्हें एनडीए ने आकर्षक ऑफर भी दे दिया है, जिसमें उन्हें राज्यसभा के रास्ते केंद्र में मंत्री बनाने तक की बात कह दी गई है। उन्हें यह भी मालूम है कि कुछ भी कह लें, महागठबंधन में उन्हें 10 से 15 सीटों से अधिक सीटें नहीं मिलेंगी। कांग्रेस पार्टी ने काफी पहले ही दलित और अल्पसंख्यक को डेप्यूटी सीएम बनाने की घोषणा कर रखी है। ऐसे में दोस्तों अब सैनी साहब की संभावना ही पूरी तरीके से खत्म हो जाती है कि अगर सैनी को यह लग रहा है कि वो इंडी जो गठबंधन है, जो बिहार का महागठबंधन है, उसका हिस्सा इसलिए रह सकते हैं कि उन्हें डेप्यूटी सीएम बनाया जाए, तो वो संभावना उनकी कांग्रेस पार्टी ने खत्म कर दी है। अब तो आरजेडी ने भी कह दिया है कि उन्हें डेप्यूटी सीएम बनाने जैसी कोई बात ही नहीं हुई है। लोकसभा चुनाव के वक्त से ही वो राहुल गांधी काफी मेहनत कर रहे हैं। अब तो उन्हें एसआईआर का बड़ा मुद्दा भी मिल गया है। इसी मुद्दे पर ये बिहार में पदयात्रा करने वाले हैं। हालांकि उनकी पदयात्रा दूसरों से थोड़ी अलग है। वो कुछ दूर कार से चलेंगे तो कुछ दूर पैदल। कांग्रेस पार्टी ने दोस्तों बिहार में अपनी छवि दुरुस्त करने के लिए साल भर में काफी काम किए हैं। पहले प्रदेश अध्यक्ष और प्रभारी को बदला गया, फिर नई कमेटियां बना दी गई, फिर एनएसयूआई के राष्ट्रीय प्रमुख कन्हैया कुमार ने पलायन रोको नौकरी दो यात्रा निकाल डाली। राहुल गांधी खुद बिहार की कई यात्राएं कर चुके हैं। राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने भी बिहार में कुछ महीने पहले ही सभा की थी। कांग्रेस पार्टी की इन कोशिशों को देख करके यही लगता है कि उसकी अपेक्षाएं अब बढ़ चुकी हैं। ऐसे में कांग्रेस पार्टी को मनाना तेजस्वी यादव के लिए बड़ी चुनौती बनी हुई है। अब सबसे बड़ा सवाल दोस्तों यह भी उठ रहा है कि जिस कांग्रेस पार्टी को तेजस्वी यादव 70 सीटें
जो है देने से कतराते हुए दिखाई दे रहे हैं। वो कांग्रेस पार्टी 70 सीटों पर अड़ी हुई है, क्योंकि जिस तरीके के एफर्ट्स उसने बिहार के विधानसभा के चुनाव आने से पहले से वो लगातार दिखा रही है, तो इसकी वजह साफ है कि कांग्रेस पार्टी 70 सीटें लेगी, और वो भी अपने मन के मुताबिक। हो सकता है जब नेगोशिएट किया जाए तो 10-15 सीटें ऊपर नीचे हो सकती है, लेकिन इस बार कांग्रेस पार्टी अपने मन के मुताबिक ही सीटें लेगी, ये बात पहले से ही तय की जा चुकी है। तो ऐसे में अब लालू प्रसाद यादव का दोस्तों जो सपना है कि वो राजनीति से रिटायरमेंट लें या फिर इस दुनिया से अलविदा कहें, उससे पहले बिहार के बतौर मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव की ताजपोशी की जाए, वो आखिरकार हो कैसे पाएगी। और अगर तेजस्वी यादव 70 सीटों पर अपना कंसेंट दे देते हैं कांग्रेस पार्टी के साथ में इलेक्शन लड़ने का, तो फिर वो 70 सीटें कांग्रेस पार्टी निकाल करके ले आएगी, इस बात की भी गारंटी है क्या। और अगर 70 सीटें कांग्रेस पार्टी को नहीं दी जाती हैं और कांग्रेस पार्टी अगर एकला चलो की राजनीति बिहार में अपनाती है, अकेले ही चुनाव लड़ने की बात करती है, तो फिर जब चूंकि पूरी की पूरी सीटों पर जब कांग्रेस पार्टी चुनाव लड़ेगी, तो यकीनन तौर पर तेजस्वी यादव का जो मुस्लिम यादव वाला जो फैक्टर है, जो उनकी स्ट्रैटेजी है पॉलिटिकल, वो वोटर छिटकेगा और इधर उधर जाएगा। तो यकीनन तौर पर चारों तरफ से जो बिहार का महागठबंधन है, उस पर भयंकर राजनीतिक संकट के बादल मंडरा रहे हैं कि मोदी को आखिरकार रोका जाए तो कैसे रोका जाए। और सबसे बड़ी परेशानी क्या सबब जो बने हुए हैं वो बिहार में प्रशांत किशोर बने हुए हैं महागठबंधन के लिए। वो तो पिछले कई सालों से लगातार बिहार के गली कूचरों में घूम करके वोट जो है किसको दिया जाए इसके लिए लोगों को एजुकेट कर रहे हैं। तो अब कुल मिलाकर के कांग्रेस पार्टी और बिहार के महागठबंधन में ये पेच फंसता हुआ दिखाई दे रहा है, जो इस रिपोर्ट में हमने बारीकी से समझा। आपको रिपोर्ट कैसी लगी है कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं, और अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो आपसे गुजारिश करूंगा कि प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साइड बने बेल आइकन को जरूर प्रेस करें, ताकि जब भी मैं कोई नई रिपोर्ट लेकर के आऊं तो इस बात की जानकारी नोटिफिकेशन के जरिए सबसे पहले आपको मिले।